भोजन का भविष्य, फ्यूचर ऑफ फूड। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ भविष्य में हमारा भोजन कैसा होगा, कैसे हम फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हर उस मानव को जो इस ग्रह में रह रहा है। जैसे इंडिया में ज्ञानी जी, पंडित जी आपकी जन्म कुंडली देखकर आपका भविष्य बताते हैं, वैसे ही ऑथर पीटर डायमंडिस एंड स्टीवन कॉटलर ने अपनी किताब फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक में फूड के फ्यूचर के बारे में बताया है। आइए समझते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे फूड के भविष्य को बदलने वाले हैं। ये फैक्टर्स हैं इनएफिशिएंसी ऑफ फूड, इनएफिशिएंसी ऑफ ग्रोइंग एनिमल्स, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशनल नीड, न्यू क्रेज, स्लॉटर हाउस। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है वर्टिकल फार्मिंग, लैब ग्रोन कल्चर्ड मीट, स्टेम सेल जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट्स एंड नो स्लॉटर हाउस। इन बिंदु पर डिटेल में चर्चा करता हूँ। उससे पहले समझते हैं यह 2023 है। कल्पना करिए हम 2030 या 2050 में और आप भूखे हैं। अब आप एक न्यू क्रेज का अनुभव करेंगे, हाइब्रिड क्यूजीन। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपकी हिस्टोरिकल प्रेफरेंस से लेकर आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स और आपके कैलेंडर तक हर चीज के आधार पर कुछ सुझाव हैं जो आपके लिए प्राकृतिक व्यंजनों का चयन करता है। 10 मिनट बाद ड्रोन 2 बैग रॉ फूड के साथ आता है। आप इन्हें अपने 3D फूड प्रिंटर से जुड़े बे में रखते हैं। एक ऐसी सब्जी रेडी होती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक छोटे से कोड को स्कैन करने से ब्लॉकचेन सपोर्टेड खाद्य पहचान ट्रैकिंग ऐप सामने आता है। पता चला यह एक नए प्रकार का स्क्वैश है। मूल रूप से वियतनाम में सड़क के ठीक नीचे एक वर्टिकल फार्म से प्राप्त किया गया है। किचन से बाहर निकलते हुए आप देखते हैं कि रोबोट का हाथ फ्रेश ट्यूना फिश को एक स्मूथ मोशन से काट रहा है, जिसमें 21 अलग अलग मोटर, 22 जॉइंट्स और 125 सेंसर हैं। यह किचन बॉट मानव हाथ और हाथ की हरकतों की नकल कर सकता है। वास्तव में इसे विशेष बॉट को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाले टॉप शेफ के वीडियो से मशीन लर्निंग का उपयोग करके ट्रेन किया गया था। इस ट्यूना फिश को बॉटम ट्रॉलिंग या डायनामिक फिशिंग का उपयोग करते हुए नहीं पकड़ा गया था। इसकी बजाय इसे स्टेम सेल से उगाया गया है। क्योंकि पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड एंड कस्टमाइज है, इसमें जीरो फूड वेस्ट है। आप अपनी प्लेट में सब कुछ खाते हैं क्योंकि यह चॉकलेट से 3D प्रिंट किया गया है। अभी यह आपकी रसोई में नहीं है, लेकिन जब तक यह वीडियो लाखों तक पहुंचता है तब तक फ्यूचर ऑफ फूड भोजन के भविष्य पर चर्चा करते हैं। हम इस मुद्दे पर 2 भागों में चर्चा कर सकते हैं, जिनमें हमें सारे फैक्टर्स को उनका समाधान मिलता है। नंबर 1 भोजन की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ फूड। नंबर 2 बढ़ते जानवरों की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ ग्रोइंग एनिमल्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भोजन की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ फूड। खाने की कहानी एक बर्बादी की कहानी है। कहानी के हर स्टेज में इनएफिशिएंसी अंतर्निहित है। सभी जानवर पौधे खाते हैं या जानवर खाते हैं, एक्चुअली यह फूड चेन है। और प्लांट्स की सूर्य की रोशनी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर्ड एनर्जी में बदलने की यूनिक एबिलिटी है, जो सभी जानवरों का मूल ईंधन है। इस ईंधन को बनाने का एकमात्र तरीका सोलर पावर्ड फोटोसिंथेसिस है। अपनी थाली में भोजन पर विचार करें जो लगभग 93 मिलियन मील दूर सोलर एनर्जी संचालित फोटोसिंथेसिस के सोलर पोर्शन में अपनी यात्रा शुरू करता है। भले ही हर सेकंड में लाखों मीट्रिक टन हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, लेकिन उस ऊर्जा का 1 अरबवां हिस्सा वास्तव में पृथ्वी तक पहुंचता है और जो टोटल ग्रह की सतह से टकराता है उसका 1% से भी कम फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन समय और पैसे की बर्बादी यही खत्म नहीं होती। एक बार जब हमारा भोजन बड़ा हो जाता है उसे ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। आपकी थाली में जाने के लिए औसत अमेरिकी भोजन 1500 से 2500 मील की यात्रा करता है। आयोवा से पोटैटो, फ्रांस से वाइन, अर्जेंटीना से बीफ, तब उनको एनर्जी इंटेंसिव भोजन की तस्वीर मिलती है। एज पर डेटा 8 में से 1 अमेरिकी टेबल पर खाना रखने के लिए संघर्ष करता है। अमेरिका में 40% खाना कभी नहीं खाया जाता है, या तो यह खेत में सड़ जाता है और लैंडफिल में समाप्त हो जाता है। अगर यह हाल अमेरिका का है तो कल्पना करिए इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में क्या स्थिति होगी। अमेरिका के नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल के अनुसार अगर हम उस भोजन का सिर्फ 15% बचा सकते हैं तो हम फूड सिक्योरिटी का सामना कर रहे 42 मिलियन अमेरिकियों में से 25 मिलियन को खिलाने में समर्थ होंगे। सॉल्यूशन है फूड चेन प्रक्रिया के अंत में शोधकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश को मोड़ने के लिए प्लांट्स की क्षमता को भोजन में कैसे बढ़ाया जाए। क्या आप जानते हैं टोबैको प्लांट बायोलॉजी लैब का चूहा होता है। तंबाकू के पौधे की कैपेसिटी में सुधार करके UCLA के शोधकर्ताओं ने तंबाकू की फसल की उपज में 14 से 20% की ग्रोथ प्राप्त की है और प्रकाश शोषण में शामिल प्रोटीन के स्तर को बढ़ाकर उन्होंने तंबाकू की पैदावार में 27 से 47% तक सुधार किया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 9.5 अरब से अधिक आबादी को खिलाने के लिए 2050 तक समग्र फसल उत्पादन को दोगुना करने की आवश्यकता है। फोटोसिंथेसिस में सुधार कर हम आधा रास्ता तय कर सकते हैं। इन अपग्रेड को लैब से टेबल पर जाने में थोड़ा समय लग सकता है। अफीन साइंसेस खाने की बर्बादी की समस्या को निपटने के लिए बायोमिमिक्री और मटेरियल साइंस का इस्तेमाल कर रही है। फल और सब्जियों को एक प्राकृतिक एंटी स्पॉलेज मैकेनिज्म पील छील के साथ संपन्न करता है। तकनीकी रूप से इसे क्यूटिन के रूप में जाना जाता है। पौधे की एपिडर्मिस की और बाहरी परत फैटी एसिड की एक वैक्स स्किन होती है। अफीन साइंसेस ने लैब में क्यूटिन बनाने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक पौधे से प्राप्त सामग्री का उपयोग करने का एक तरीका खोज लिया है, जहां इसका छिड़काव भोजन पर किया जा सकता है या भोजन को इसमें डुबाया जा सकता है। इसकी गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन
रंगहीन और इसके साथ लेपित भोजन अभी भी जैविक माना जाता है। उपभोक्ताकर्ता और रसोइयों दोनों के साथ प्लस टेस्ट से पता चला है कि टेस्ट अब कोई फैक्टर नहीं है। एवोकाडो इसी तरह से संरक्षित नरम होने में 60% से अधिक समय लेता है और दुनिया भर के अधिकांश प्रमुख किरानों की दुकानों पर पहले से उपलब्ध है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो बड़ा मुद्दा है। लिहाजा कंपनियां भोजन को खेत से टेबल तक ले जाने को अधिक कुशल बनाने के लिए खेत को स्थानांतरित कर रहे हैं। यह एक आइडिया है जिसे वर्टिकल फार्मिंग या स्काई स्क्रैपर्स गगनचुंबी इमारतों के अंदर खेतों में बाहर की बजाय बढ़ते भोजन के रूप में जाना जाता है। 2025 तक शहरों में 70% से अधिक मानव आबादी के बाद से हमारी शहरी प्लेटों तक पहुंचने के लिए औसत 2000 मील की दूरी पर खेत में उगाई गई सब्जियों को चलाना न केवल बेकार है बल्कि अनहेल्दी भी है। हर सेकंड एक पौधा जमीन से बाहर होते ही उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। यदि भोजन को आपके टेबल पर आने में 2 सप्ताह लगते हैं तो यह न्यूट्रिशनल वैल्यू को 45% तक कम कर सकता है। तभी तो IKEA अब कस्टमर को अपने स्टोर में वर्टिकल रूप से उगाए गए भोजन खिलाती है। वर्टिकल फार्मिंग के बेनिफिट्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन का समय समाप्त होना, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होना, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स पर भरोसा करते हुए वर्टिकल फार्म हमें पारंपरिक कृषि की तुलना में 90% कम पानी के साथ फसल उगाने की अनुमति देता है, जो हमारे प्यासे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्लेयर प्लेंटी अनलिमिटेड इनकॉर्पोरेशन भरपूर इंडोर कृषि के लिए एक स्मार्ट तकनीक दृष्टिकोण अपना रहा है। पौधे 20 फुट ऊंचे टावरों पर उगते हैं, 10,000 कैमरों और सेंसरों द्वारा निगरानी की जाती है और बड़े डेटा मशीन लर्निंग द्वारा अनुकूलित किया जाता है। यह बाहरी खेत की तुलना में 350 गुना अधिक पैदावार भी पैदा करता है। प्लेंटी की प्रोसेसेस उन्हें पारंपरिक किराने की दुकानों की लागत से 20 से 35% कम करने में सफल बनाते हैं। उनके पास US, UAE और चीन में 300 से अधिक फार्म है। एक अन्य कंपनी एरो फार्म ने पता लगाया है कि एक वर्ष में न तो सूरज और न ही मिट्टी के साथ 2 मिलियन पाउंड से अधिक पत्तेदार साग उगाना है। इसके लिए उनकी फैसिलिटीज के अंदर AI कंट्रोल्ड LED की पंक्तियां प्रकाश की सटीक वेवलेंथ प्रदान करती हैं, जो प्रत्येक पौधे को फलने फूलने के लिए आवश्यक होती है। एरोपोनिक्स का उपयोग करते हुए न्यूट्रिएंट्स को सीधे पौधे की जड़ों पर डाल दिया जाता है, इसलिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पौधे को रिसाइकल्ड पानी की बोतलों से बने ग्रोथ मैश के फैब्रिक में सस्पेंडेड कर दिया जाता है और यहाँ भी सेंसर, कैमरा और मशीन लर्निंग पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। संक्षेप में खेती न केवल लंबी हो रही है बल्कि मजबूत, इंटेलिजेंट और सबसे महत्वपूर्ण कहीं अधिक कुशल भी हो रही है, जो हमारे धरती पर रहने वाले हर मानव के लिए भोजन सुनिश्चित करेगी। वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करते हैं बढ़ते जानवरों की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ ग्रोइंग एनिमल, जिसमें बहुत अधिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे 2050 के लिए मुख्य रूप से चीन और भारत के आधुनिकीकरण से वैश्विक मांस की खपत में 76% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आज पृथ्वी पर सभी रहने योग्य भूमि का 50% कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें से 80% भूमि पशुओं के लिए रिजर्व्ड है। पृथ्वी के उपलब्ध भूभाग का 1/4 वर्तमान में 20 बिलियन मुर्गियों, 1.5 बिलियन कैटल मवेशियों और 1 बिलियन भेड़ों को जीवित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर भी फार्म एनिमल्स दुनिया की 30% खाद्य फसलों का उपभोग करते हैं। इसके अलावा मांस उत्पादन में वैश्विक जल उपयोग का 70% हिस्सा है। 1 किलोग्राम गेहूं पैदा करने के लिए 1500 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम बीफ के उत्पादन में 15,000 लीटर लगते हैं। मांस सभी ग्रीन हाउस गैसों के 14.5% और हमारी वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन की समस्या के काफी हिस्से के लिए भी जिम्मेदार है। मुद्दे का मूल एक ही है, इनएफिशिएंसी ग्रोइंग एनिमल। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए बात करते हैं कल्चर्ड मीट फार्मूला के बारे में। इसमें एक जीवित जानवर से कुछ स्टेम सेल बायोप्सी के माध्यम से लेते हैं ताकि जानवर को नुकसान न पहुंचे। इन कोशिकाओं को पोषक तत्वों से भरपूर घोल फीड के बाद बायोरिएक्टरों में पूरी प्रक्रिया को किया जाता है। इंडस्ट्री को मैच्योर होने और तकनीक को लागत कम करने के लिए कुछ साल लगेंगे और अंत में हम तेजी से मांसाहारी आबादी को खिलाने के लिए असीमित संख्या में स्टीक यानी मांस का कबाब का उत्पादन कर सकेंगे। यदि मुख्य लक्ष्यों में से एक क्रूरता मुक्त मांस है, क्रुएल्टी फ्री मीट, तो सटीक समय और स्थानीय सटीकता के साथ हमें कच्चे हैमबर्गर या कोरियोजो जैसे सॉफ्ट मीट की नकल करने में अधिक सफलता मिली है। वर्तमान में फूड और ऊर्जा उद्योगों के बीच सहयोग में शोधकर्ता अभी भी पूरे सिस्टम को शक्ति देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। कल्चर्ड मीट के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स काफी हैं, जैसे कल्चर्ड मीट 99% कम भूमि,
82 से 96% कम पानी का उपयोग करता है और 78 से 96% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उपयोग 7 से 45% के बीच गिर जाता है, जिससे 1/4 भूभाग को मुक्त करके हम बायोडायवर्सिटी संकट को रोकने के लिए आवश्यक आवास प्रदान करके और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के लिए आवश्यक कार्बन सिंक प्रदान कर विश्व को नैतिक और पर्यावरणीय समाधान दे सकते हैं। कल्चर्ड मीट एक हेल्थियर समाधान भी देता है, क्योंकि हम स्टेम सेल से स्टीक उगा रहे हैं। हम सहायक प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, सैचुरेटेड फैट कम कर और विटामिन ऐड कर सकते हैं। कल्चर्ड मीट की ओर रुख करके हम पशुओं से होने वाली बीमारियों को कम कर महामारी एपिडेमिक्स का खतरा कम कर सकते हैं। वर्तमान में इसे बड़े पैमाने पर करना महंगा है। 2013 में पहले कल्चर्ड बर्गर की कीमत $3,30,000 थी। 2018 तक मेम्फिस मीट ने इसे घटाकर $2,400 प्रति पाउंड कर दिया था, जबकि LA फार्म ने लगभग $50 प्रति पाउंड तक स्टीक कर दिया था। मेम्फिस का मानना है कि तकनीक में तेजी लाने से कुछ वर्षों के भीतर बर्गर की लागत लगभग $5 हो जाएगी और हाई एंड एशियाई रेस्तरां में प्रयोगशाला में उगाए गए चिकन पहले से ही मेन्यू पर उपलब्ध है। जैसे जैसे प्रगति हो रही है, कल्चर्ड मीट में पारंपरिक मीट की तुलना में कहीं अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बनने की क्षमता है, क्योंकि भूमि या श्रम की अधिक आवश्यकता के बिना उत्पादन ज्यादातर स्वचालित होता है। प्रयोगशाला में स्टीक के लायक होने में कुछ सप्ताह लगते हैं। विकास में मांस से लेकर पॉक सॉसेज और चिकन नगेट्स, फ्राई ग्रास और फिलेट में नान के लिए यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन कोशिकाओं से शुरुआत करते हैं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो मांस के लिए सत्य है वही दूध के लिए भी सत्य है। परफेक्ट डे फूड्स, एक बर्कले कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी ने यह पता लगाया कि गायों भैंसों की आवश्यकता के बिना पनीर कैसे बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग और फर्मेंटेशन के साथ जीन सीक्वेंसिंग को मिलाकर उन्होंने पशु मुक्त डेयरी उत्पादों की एक श्रृंखला तैयार की है। ये सब डेवलपमेंट के बाद कुछ वर्षों में मानव पहला जानवर बन जाएगा जो अन्य जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपना प्रोटीन प्राप्त करेगा। और बूढ़ चढ़ खाने एक भूत की कहानी बन जाएंगे जो हम अपने पोते पोतियों को सुनाएंगे, जैसे आज हम साइबर कैफे की कहानी सुनाया करते हैं, जिससे इंडिया में जो रिलीजियस क्लैश होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, जिसके कई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मायने होंगे। और एक ग्रह जो पहले से ही लगभग 8 अरब आत्माओं होमोसेपियंस के भार के नीचे दबा हुआ है, उसके पास लड़ने का मौका होगा जब हमारे सदस्य 9.5 अरब से ऊपर होंगे। जैसे हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, उसी प्रकार हम फूड सिक्योरिटी की समस्या का समाधान कुछ दशकों में कर लेंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की गई है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स। जय हिंद, जय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होमो सेपियंस। थैंक्स।